खासा इसके ऊपर वर्क कर लिया था। और दूसरी टाइप है इन्फिनेटिव जी, दूसरी जो टाइप है वो है इन्फिनेटिव। और तीसरे नंबर की जो टाइप है वो है जेरेंड। तो पार्टिसिपल के ऊपर जो हम आपको बता चुके कि अगर वर्ब और अपने साथ आईएनजी लगा ले और वो काम कर रहा हो एडजेक्टिव के तौर पे, तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम पे बोलते हैं। ये मैं रिकैप करवा रहा हूँ, ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि एक वर्ड मैं वैसे बोल रहा हूँ स्माइलिंग फेस, तो स्माइल जो वर्ड है वो वर्ब से निकला है। इसके स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड वर्ब है, आईएनजी दे दिया, स्माइलिंग बन गया। और क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फेस नाउन हो गया और स्माइलिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरीके से एक लफ्ज इंजर है, जख्मी करना, इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड, तो इंजर्ड पर्सन। तो इंजर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर काम कर रही है और बतौर एडजेक्टिव को काम कर रही है। पर्सन नाउन हो गया और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बतौर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव है और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एक तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब की पहली टाइप हो गई। दूसरी जो टाइप मैं नॉन इन्फिनिटिव से आगे एक कदम आगे जेरेंड की तरफ मूव कर लेता हूँ कि अगर वर्ब के साथ जो आईएनजी है वो काम कर ले नाउन का, यानी वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू नाउन, तो नाउन का काम करे तो वो जेरेंड कहलाती है। यानी वर्ब इसके साथ आईएनजी दे दें और काम क्या ले रहे हो, उससे नाउन का काम ले रहे हो, तो वो फिर जेरेंड कहलाएगी। अब दोनों में डिफरेंस देखें। अगर वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे तो वो बन गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो वो बन गया जेरेंड। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रही है या यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड का काम कर रही है? जी हाँ, वो उनके फंक्शन के ऊपर से हमें मालूम कर सकते हैं। क्यों? नाउन के दो काम होते हैं, नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। जहाँ कहीं भी वर्ब प्लस आईएनजी या सब्जेक्ट का काम कर रही होगी या ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, इट मीन्स नाउन है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया और स्विमिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इट मीन नाउन है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है नाउन के तौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो हमने साबित किया कि ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। बेस क्या है? क्या ये चीज का नाम है? क्योंकि नाउन की डेफिनेशन क्या है? चीज, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। स्विमिंग ना चीज है, ना जगह है, ना शख्स है, वर्ब है, बेस जो इसकी है। इस तरह मैंने आईएनजी दे दिया, स्विमिंग बन गया। काम मैं इससे क्या ले रहा हूं? इस वक्त मैं से काम ले रहा हूं ऑब्जेक्ट का। तो अगर हम वर्ब की नाउन की डेफिनेशन पे जाएं तो स्विमिंग इज नॉट अ नाउन, नाउन तो नहीं है अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो। और अगर हम इसके फंक्शन पे चलते हैं, क्योंकि नाउन के दो फंक्शन हैं, नाउन या सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और स्विमिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बकायदा। आई सब्जेक्ट, आई लाइक स्विमिंग, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और स्विमिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट का काम गेट में नाउन तो बनता है। और डेफिनेशन में देखें तो स्विमिंग ना चीज का नाम है, ना जगह का नाम है, ना शख्स का नाम है। उसके लिए फिर ग्रामेरियन ने एक अलग टर्म दी है और उस टर्म का नाम है जेरेंड, यानी वर्ब
प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम कर रहा हो तो हम उसको नाउन नहीं कहेंगे, हम उसको जेरंड कहेंगे। काम बेशक नाउन का कर रहा है मगर नाउन है नहीं, नाउन का काम कर रहा है। ठीक जैसे आई लाइक एप्पल है, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और एप्पल नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। एप्पल जो है, एप्पल हटाया और मैंने लिख दिया आई लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग तो लामहला एप्पल को रिप्लेस कर रहा है, आई लाइक एप्पल, आई लाइक स्विमिंग। तो लिहाजा ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा, मगर नाउन तो नहीं है। वो क्यों? न चीज का नाम है, न जगह का नाम है, न शख्स का नाम है, इसलिए अलग टर्म उन्होंने दी है, उसको जेरंड कहते हैं। ये सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग, ड्राइविंग एक लफ्ज है, ड्राइविंग गिव्स हिम अ ग्रेट जॉय। गिव्स हिम अ ग्रेट जॉय, जो भी है। तो ये गिव्स वर्ब हो गया, वर्ब से पहले आने वाला जितना भी हिस्सा है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। ये या स्विमिंग इज माई हॉबी, ये इसी लफ्ज की ड्राइविंग इज माई हॉबी लिख सकते हैं। तो इज जो है वो बीइंग सेंस के तौर पे मैंने आपको लोगों को समझाया था कि अगर इज, एम, आर और वाज वर्ब जो है वो बतौर, यानी कि लफ्ज में लिख भी देता हूं जहां पे कि ड्राइविंग इज माई हॉबी। अब ये लफ्ज पहले पढ़ाया हुआ मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर एज एम आर के बाद एक्शन वर्ब आ जाए ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और अगर एज एम आर के बाद एक्शन वर्ब ना आए तो ये खुद मेन वर्ब है। और वो वर्ब की डेफिनेशन की बात पूरी आती है कि चीज काम का होने को भी वर्ब कहते हैं, और सहने को भी काम वर्ब कहते हैं, और करने को भी वर्ब कहते हैं। यानी बीइंग इज अ वर्ब, हैविंग इज अ वर्ब एंड डूइंग इज अ वर्ब। तो ये बीइंग सेंस दे रहे हैं, तो बताओ वर्ब हो गया, तो ये वर्ब है तो वर्ब से आने वाला पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है। तो लिहाजा ड्राइविंग यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पे भी गिव्स वर्ब हो गया, उस वर्ब से पहले वाला हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो ड्राइविंग यहाँ पे, और बेस क्या है? वर्ब है, ड्राइव, ड्रूव, ड्राइवन। तो लिहाजा जो वर्ब प्लस आईएनजी है, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे तो फिर नाउन के तौर पे काम कर रही होती है, हम उससे जेरंड कहेंगे, क्योंकि नाउन के तौर पे काम तो कर रही है, नाउन नहीं है। ये जरा ध्यान में रखें, ये नाउन नहीं है। क्यों? नाउन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं आता ना ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हम इन्फिनिटिव के ऊपर, जो है कि इन्फिनिटिव क्या है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये जहां भी यूज करोगे वो इन्फिनिटिव करेगा। यानी आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर, ये टू रीड जो है ये यहां पे इन्फिनिटिव होगा। आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर। तो आई सब्जेक्ट, वांट फाइनाइट वर्ब, वांट, वांटेड, वांटेड, इसकी फॉर्म वर्ब भी बन सकती हैं। और टू रीड जो है ये इन्फिनिटिव है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इन्फिनिटिव कहलाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी यूज करोगे वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। ये मैं तीर के निशाने बना देता हूँ, यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ये टू रीड जो है, ही वांट टू लीव दिस रूम, लीव हिज रूम, जो भी है, ही वांट टू परचेज दैट हाउस। टू परचेज क्या है? इन्फिनिटिव हो गया। ही वांट टू राइट अ बुक, ही वांट्स टू राइट, जो भी इस किस्म का आप लिखेंगे। ही ट्राइड टू अचीव हिज गोल, ट्राइड हो गया फाइनाइट वर्ब, और टू अचीव हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। और किस नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन सी किस्म है? टू अचीव इन्फिनिटिव हो गया। आप इसकी फ्लैश ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। जिस बच्चे ने लेनी है वो ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, करो क्वेश्चन। हाँ, ये वर्ब प्लस ये देखें, ये मेरी आपको नजर स्माइलिंग का वर्ड आ रहा है, स्माइलिंग। तो बेस वर्ब है ना, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, मुस्कुराना एक्शन वर्ब है।
हमने आईएनजी दे दिया, स्माइलिंग बन गया, स्माइलिंग फेस, नाउन से पहले ये लफ्ज लग रहा है, तो चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो ये स्माइलिंग एडजेक्टिव को काम कर रहा है। बेस वर्ब, उसकी बुनियाद जो है वो वर्ब है, आईएनजी मैंने लगा के उसको एडजेक्टिव के तौर पे काम ले लिया। यहाँ पे वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म इंजर्ड, इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड, यानी जख्मी करना भी होता है, जख्मी होना भी होता है। तो इंजर की सेकंड फॉर्म इंजर्ड, थर्ड पे इंजर्ड, इंजर्ड पर्सन, पर्सन हो गया नाउन, और शख्स, कैसे शख्स, जख्मी शख्स। तो इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव को काम कर रही है जी। तो ये वर्ब जो है ना, ये बतौर एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है, बतौर नाउन जी। इन्फिनिटिव के बेटा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कहीं पर इन्फिनिट एडजेक्टिव भी नहीं है, ये जो ना ये कहीं पे एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रही होती है, कहीं पे बाकायदा इवन के ये नाउन के तौर पे भी यूज़ हो रही होती है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आगे इसकी यूँ समझ लें कि फंक्शन इसके हैं, इसके 3-4 भी नहीं, यानी ये तो हमने क्लियरली बता दिया कि वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव, वो तो हमने बता दिया कि वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रहा होगा। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इन्फिनिटिव यहाँ पे बतौर क्या काम कर रहा है। इन्फिनिटिव के ज़्यादा इस्तेमालात हो सकते हैं, ये सम टाइम बतौर एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ही वांट्स, व्हाट डज ही वांट, ही वांट टू रीड, तो ये बतौर यानी कि ये कहीं कहीं पर बतौर नॉन भी यूज हो रहा होता है। तो इसके फंक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी पहचान जो है वो यही है कि अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहीं पे भी आ जाए, आप ये समझ लें कि ये इन्फिनिटिव है। तो ये हाँ, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। टू ईट एन एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ, वर्ड अगर मैं लगा देता हूँ कि हालांकि होना चाहिए था ईटिंग एन एप्पल होना चाहिए था, अगर मैं टू ईट एन एप्पल भी लगा दूँ इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इज़ गुड में इज़ तो हो गया वर्ब, और टू ईट एन एप्पल सारा ही सब्जेक्ट है। वो मैं इसको आपको बताता हूँ कि टू ईट क्या है और एप्पल जो है ये कैसे एडजस्ट हो गया है, ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी अभी आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, कहीं ऑब्जेक्ट के तौर पे करता है, कहीं ये एडवर्ब के तौर पे भी काम करता है कि ये बाकायदा जो है ये इवन के इसकी मैं एग्जांपल आपको क्या बताऊं कि इसमें कि ये सही एडवर्ब भी काम करता है। ज़्यादातर काम ये जेरेंट की तरह का ही काम कर रहा होता है, नाउन के तौर पे काम कर रहा होता है यहाँ पे ज़्यादातर जो है। अगली छोटी सी बात जो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अभी इन्फिनिटिव के साथ भी और जेरेंट के साथ भी, ये फ्लैश ले ले बेटा, फिर मैं आपको इसको मैं थोड़ी सी आगे समझाता हूँ आपको। मुझे मिटाना है तो मुझे बता दें कब मिटा दो। ले ली बेटा? मैं मिटा दूँ? जी थैंक यू। उसमें ये होता है कि जो इन्फिनिटिव होता है उसके एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे बताता हूँ, फिर आपको आगे इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। एक चीज़ होती है, मैं जेरेंट से बात शुरू करता हूँ, फिर आपको अब जेरेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट, यानी एक वर्ड है फ्लाइंग, एक वर्ड है फ्लाइंग इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कोई वर्ड में बता दो, चलो पॉजिटिव मीनिंग में लिख लें, फ्लाइंग इज माई हॉबी, एक वर्ड में बोल रहा हूँ जैसे, चलो फ्लाइंग से भी रहने दो, मैं इससे भी ज्यादा फिक्र करूँ, टेकिंग क्लास लिख लो, टेकिंग एक जेरेंट है, और जेरेंट जो सब्जेक्ट का काम करता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको सब्जेक्ट का काम तो करना चाहिए, और मैं इसे काम ले भी रहा हूँ। जरा फिक्र देखें, टेकिंग इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। अब ये अमकाना बात बन जाती है, टेकिंग इज नेसेसरी फॉर हिज वेल हेल्थ,
अब ये है जेरेंड, ये हो गया वर्ब, वो जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे जो बीइंग सेंस दे रहा होता है, ये वर्ब है। वर्ब से आने वाला जितना पहले वाला हिस्सा होता है वो उसको सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये बेवकूफ़ाना फिक्रा बन रहा होता है। तो जब जेरेंड अपने बाद लाजमी और मज़ीद इंफॉर्मेशन जहाँ डिमांड कर रहा होता है उसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड कहते हैं। यानी टेकिंग मेडिसन, टेकिंग मेडिसन इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। अब टेकिंग मेडिसन के अंदर जो है ये जेरेंड और मेडिसन ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड, यानी ये टोटल जो है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। टेकिंग मेडिसन टोटल सारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो कैसे, वर्ब से पहले वाला हिस्सा सारे सब्जेक्ट होता है, इसमें फिक्रे में इज हो गया वर्ब, इस वर्ब से पहले वाला हिस्सा सारा हो गया सब्जेक्ट। टेकिंग मेडिसन टोटल का टोटल जो है ठीक हो गया। अब टेकिंग मेडिसन को मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको तकसीम करूं, वो तकसीम ऐसे करूंगा कि ये बतौर जेरेंड के काम कर रहा है, साफ ज़रा वर्ब के साथ आईएनजी जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो मैं तो उसको जेरेंड कहूँगा। ये तो हो गया जेरेंड। अब ये जेरेंड हो गया, अगर मैं मेडिसन का लफ्ज़ डिलीट कर देता हूँ तो ये जेरेंड अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। तो लिहाजा अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसको एक और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड चाहिए जो इसका मतलब वाज़ेह करे। जो वर्ड नेसेसरी होता है जेरेंड के मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड। जेरेंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड। तो इस फिक्रे में टेकिंग जेरेंड है, मेडिसन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो गया, और मेल के टोटल काम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये वर्ब जो है ये इज जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, और नेसेसरी जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। फॉर हैज प्रीपोजिशन फ्रेज है, मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा कि प्रीपोजिशन फ्रेज का क्या काम होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। यानी जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड। इसी तरीका से जो इसमें होता है इन्फिनेटिव में भी होता है, इन्फिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव होता है। मिसाल के तौर पे आई वांट टू टेक, ये अजीब फिक्र है भाई, तो कोई मफहूम नहीं दे रहा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब इसको हमें, जब भी मैंने कहा ना कि बात जो है वो इन्फिनिटिव जो है वो ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, वो मैं आपको बात बताता हूँ। वर्ब के बाद आने वाला हिस्सा मैं इसको एक लम्हे के लिए ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ये तो है ही इनकम्प्लीट। तो लिहाजा इसको टू टेक, इस इन्फिनेटिव को एक मजीद इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड चाहिए जो इसका मफहूम भी दे। आई वॉन्ट टू टेक मेडिसिन लिख दें, आई वॉन्ट टू टेक टी। तो ये इन्फिनेटिव टोटल इन्फिनेटिव हो गया, INFINITIV। और ये वाला जो टी है ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, और टोटल मिल के ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझे इन चीज़ों को, अल्लाह तो करेगा आपको समझ आएगी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको समझाने की। यानी सब्जेक्ट आई, वांट वर्ब, टू टेक इन्फिनेटिव, और टी इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, और टू टेक टी इकट्ठा ये ऑब्जेक्ट टोटल बन गया। अब यह कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, वो आपको अगर ऑब्जेक्ट की मीनिंग की समझ आ जाएगी फिर आप उससे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मानी होता है कोई दैट कम्स आफ्टर, इसका मानी है ये। यानी ही ड्रिंक्स है ना, तो ये तो कि डोर ऑफ द वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब दैट कम्स आफ्टर, मैं वाटर लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट लगाते क्यों हैं? जिस वक्त वर्ब अपना मफहूम वाज़ेह नहीं कर पा रहा होता हमने आगे ऑब्जेक्ट देना होता है, और जिस वक्त वर्ब अपना मफहूम वाज़ेह पूरा पूरा कर रहा होता है हमें ऑब्जेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। कैसे बना? जैसे कि ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, ये इसकी ऑब्जेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। और ही इज ड्रिंकिंग, वो पी रहा है, फौरन दिल में आते क्या क्या पी रहा है, हम कहेंगे पानी पी रहा, दूध पी रहा, जो भी है। तो जिसमें वर्ब अपना मफहूम क्लियर कर जाता है
उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें वर्ब अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा होता उसको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है ताकि वर्ब के मफहूम के बारे में पता चल जाए। तो ऑब्जेक्ट होता है जब पिछला अपने से पिछले वर्ड का जब उसको क्लियर मीनिंग नहीं हो रहे होते, ऑब्जेक्ट देके पिछले वर्ड के मीनिंग्स को क्लियर किया जाता है। जैसे ड्रिंक्स को क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऐसे ही टू टेक को क्लियर करने के लिए हमें एक वर्ड और इसके बाद आने वाला वर्ड चाहिए था जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव कह सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बनी, ऐसा वर्ड जो अपने से पिछले वर्ड में कि मीनिंग को क्लियर करने के लिए वो लगाना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा यहाँ पर टी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, टू टेक टी टोटल जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वांट हो गया, यानी टी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव टू टेक, और टू टेक टी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट। यहाँ टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड टेकिंग। तो ऑब्जेक्ट मीन ऐसा वर्ड जो अपने से पिछले के मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए लाजमी तौर पर यूज करना पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लिहाजा जब जेरेंड समटाइम्स को बहुत सारी जगह पे जेरेंड को ऑब्जेक्ट की जरूरत, जैसे आई लाइक स्विमिंग मैंने वर्ड दिया, आई लाइक ड्राइविंग मुझे ड्राइविंग बड़ी पसंद है, ठीक है जी, वो सेंटेंस ठीक हो गया है। लेकिन कहीं कहीं पर जेरेंड को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि टेकिंग मेडिसिन, सिर्फ टेकिंग लिख दें फिक्र गलत लगेगा, फिक्र अजीब लगेगा। टेकिंग इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, अजीब सी बात है। टेकिंग मेडिसिन लिख दें, टेकिंग एक्सरसाइज लिख दें, जहाँ पे टेकिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ किया है तो एक्सरसाइज लिखें, टी लिखें, मेडिसिन लिखें, या कोई और वर्ड लगा लें। टेकिंग अ साउंड स्लीप, अच्छी अच्छी सेहत, अच्छी नींद लेना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो साउंड स्लीप का वर्ड लिख दूँ, यहाँ पे मेडिसिन लिख दूँ, टी लिख दूँ, जो लिख दूँ, तो ये इसका मीनिंग क्लियर कर रहा है। इट मीन्स मेडिसिन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड टेकिंग, या टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड, जेरेंड यहाँ पे कौन सा टेकिंग हो गया। तो जेरेंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। तो ये आज मेरे लिहाज में एक लिहाज से टॉपिक क्लियर हो गया। यानी इन्फिनिटिव का ज़्यादातर मीनिंग जो है वो आप जस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा होता, नाम का काम नहीं कर रहा होता। ये सब शुरू में भी तो आ सकता है ना, जेरेंड इन्फिनिटिव के और भी काम अच्छे खासे हो सकते हैं। जी, इसकी फ्लैश ले लें, फिर हम आपको आगे चलते हैं। अभी तक कोई समझ ना आई हो तो हम हाजिर हैं, हम आपको दोबारा क्लियर कर सकते, बता सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद हमारा जो टॉपिक है एक, वो भी बहुत अहम है, वो हम लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब वो बड़ा अहम भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे मिटा रहा हूँ जी, पढ़ चुके ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अच्छा अच्छा जी, ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो गया, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो गया। अच्छा जी, आज हम चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं, वो हमारा है प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज ये होती है कि आप के पास आ जाता है नाउन, द रूम, एक वर्ड में लिख लिया। अब इस द रूम का क्या क्या काम है, नाउन है, साफ है, नाउन ये दो काम करेगा, या सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन के दो ही तो काम होते हैं, ठीक हो गया। जो नाउन के दो काम हो गए, उसने सब्जेक्ट का काम भी कर दिखाया, जा ऑब्जेक्ट का काम भी कर दिखाया, वो हम यूज़ भी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे ही पेंटेड द रूम, उसने रूम को क्या किया, पेंट किया, पेंटेड द रूम। ही वाट वॉश द रूम भी हो सकता है। तो यहाँ पे रूम क्या हुआ, बताओ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो लिहाजा नाउन हो गया। अच्छा जी, द रूम इज वेरी लार्ज, इसमें क्या है जी, ये इज बीइंग सेंस दे रहा है, लिहाजा वर्ब हो गया। उससे पहले वाला आने वाला इसे सब्जेक्ट का काम करता है, लिहाजा यहाँ पर नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन नाउन के दो ही काम होते हैं, नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट का काम करता है। इसी नाउन के साथ सही टाइम हो गया बसा जी,
आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, रनिंग आउट ऑफ टाइम लिखा हुआ। सर एक मिनट इधर आना भाईजान। अच्छा जी, अच्छा जी, ये प्रॉब्लम दे रही है। अच्छा जी, अब ये है कि अगर इसी नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन दे देते हैं, यहीं पर इसी नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन दे देते हैं, तो ये टोटली तौर पर इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। यानी जो प्रीपोजिशन का मतलब मैं इन लिख देता हूँ, अंडर लिख देता हूँ, ऑन लिख देता हूँ, बिहाइंड लिख देता हूँ, तो द रोम का टोटल फंक्शन चेंज हो जाएगा। ना ये सब द रोम इन द रोम ना सब्जेक्ट का काम कर सकता है, या ना ही इन द रोम ना ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। यानी रूम के साथ आप ऐसा ही करते हैं जैसे आपके पास दूध है, आपने दूध में ऐसे एक थोड़ी सी क्वांटिटी में वो कोई ये डाल दी, इसको क्या बोलते हो, दही बनाने के लिए क्या डालते हैं उसको, खटाई, सरका डाले, खटाई डाले, जो भी है। तो वो दूध का जो फंक्शन है कि आपने उसको जो है ना लस्सी बनानी है या कोई और काम करना है या चाय बनानी है, तो वो नहीं रहता अब उस काबिल कि अब उसे वो काम लें। आपने जस्ट नाउन में सरका डाला है, तो अब उसके और फंक्शन हो गए, वो दही बनेगी या लस्सी बनेगी, वो जो पक्की लस्सी इसको बोलते हैं, या मक्खन निकालेंगे, वो जो और काम है। यानी जा दूध पड़ा है तो जा फिर आप वो दूध के फंक्शन टोटली चेंज होके वो कुछ और हो गया। आप नाउन के साथ प्रीपोजिशन दे दें तो ना ये सब्जेक्ट का काम करने वाली चीज बन जाएगी, ना ये ऑब्जेक्ट का काम करने वाली बन जाएगी। इस फिक्रे में मैंने लिखा ही पेंटेड द रोम, द रोम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द रूम इज वेरी लार्ज, द रूम इज वेरी स्पेशियस, खुला खुला कमरा है, तो वर्ब से पहले आने वाला सभी हम सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब रही बात कि इसी द रूम के साथ मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही काम किया, क्या किया, इन लगा दिया, इन लगा दो, अंडर लगा दो, ऑन लगा दो, बिहाइंड लगा दो, इन फ्रंट ऑफ लगा दो, ये सारे प्रीपोजिशन हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, जितने भी हैं। अब ये बन गया द रूम, उसके प्रीपोजिशन दे दी, इन द रूम, इन द रूम क्या काम कर रही है, इन द रूम जो है ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन गई। क्या बन गई बेटा, प्रीपोजिशन फ्रेज बन गई। नाउन के साथ जस्ट प्रीपोजिशन देने से मेरी बन गई प्रीपोजिशन फ्रेज। मैं एक पीपी लगा रहा हूं क्योंकि प्रीपोजिशन फ्रेज पहले ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है, दोबारा प्रीपोजिशन फ्रेज मैं नहीं लिखता। ये बन गई प्रीपोजिशन फ्रेज। और ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्या काम करती है, ये दो काम करती है, या तो ये काम करती है एडजेक्टिव का, या ये काम करती है एडवर्ब का, ये दो काम करती है। यानी जस्ट आप नाउन, या तो नाउन उसको सिर्फ ऊपर नाउन रखें, या सब्जेक्ट का काम लें, सब्जेक्ट का काम लें। अब इसी नाउन के साथ आपने दी प्रीपोजिशन, इसी टेबल है, टेबल नाउन हो गया जी, टेबल नाउन, ऑन द टेबल प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया। क्यों, नाउन के साथ प्रीपोजिशन जो दे दिया, अंडर द टेबल बन गया, बिहाइंड द टेबल बन गया, प्रीपोजिशन है। और ये एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव का काम कैसे करती है, देखना जरा, द बॉय इन द रूम इज माई कजन, ये हो गया वर्ब, इज बीइंग वर्ब सेंस वर्ब दे रहा है। क्यों, इस एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब से पहले वाला सारा हिस्सा सब्जेक्ट बन जाएगा। और माई कजन चला आपको वो बाद में बताएंगे, बल्कि मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर ये बीइंग सेंस देने वाला वर्ब होता है तो उसके बाद तीन चीजें आ सकती हैं, या आ सकता है नाउन, या आ सकता है एडजेक्टिव, या आ सकता है एडवर्ब। तो ये नाउन का काम कर रहा है आगे, जो भी उसका, वो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं आमतौर पर। बीइंग सेंस के बाद आने वाले हिस्से को कॉम्प्लीमेंट, पहले वाले हिस्से को सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाले हिस्से को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब ये पूरे के पूरे द बॉय इन द रूम इज माई कजन, आप इसको तकसीम करो। द बॉय क्या है, ये तो हो गया नाउन, और इन द रूम क्या है, ये एडजेक्टिव। वो लड़का मेरा कजन है, कौन सा, जो कमरे में बैठा है, जो कमरे में बैठने वाला लड़का, जो कमरे में जो लड़का है वो मेरा कजन है। तो इन द रूम इसके ना बॉय के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। और अच्छी समझ आएगी, एक और फिक्र लिख रहा हूं, द बॉय विद ब्लैक शर्ट is my brother।
अब यहाँ पे देखें विद ब्लैक शर्ट क्या है, क्या ये नाउन के बारे में मालूमात नहीं दे रहा? क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही है ना, ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको नाउन के बारे में मजीद मालूमात दे. A word that gives you more information about a noun is adjective. A word that gives you more information about verb is adverb. वो छोड़ दे उन चीज़ों को, चीज़ की खूबी खामी को एडजेक्टिव कहते हैं. भाई खूबी भी ना हो, खामी भी ना हो, वो क्या है? ब्लैक शर्ट वाला लड़का जो है, तो ये खूबियाँ खामी है जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई, ना खूबी है ना खामी है. हाँ, मोर इन्फॉर्मेशन है. तो लिहाजा विद ब्लैक शर्ट ये मेरा बेटा ये बन जाएगा एडजेक्टिव. क्यों? वो लड़का मेरा भाई, 4 लड़के कहीं खड़े हैं तो कहता तेरा भाई कौन सा है? वो कहता वो जिसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है. द विद ब्लैक शर्ट जो है ये आपको इस बॉय के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है. अब रही बात कि एडजेक्टिव का काम करो. पहले इसको साबित करो कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज है. जी हाँ है. शर्ट नाउन या ब्लैक शर्ट या नाउन, ये शर्ट एक ही बात. और विद प्रीपोजिशन ले ली, वे बन गया विद ब्लैक शर्ट. प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन फ्रेज. काम कर रहा है एडजेक्टिव का. क्यों? इसके बारे में मालूमात दे रहा है नाउन के बारे में. लिहाजा द बॉय इन द रूम, द बॉय विद ब्लैक शर्ट. इसी तरीका से द कैट बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड द टेबल. बिल्ली टेबल के पीछे वाली जो बिल्ली है वो, उसको साधु अभी आके लगा ले. इज वेरी नॉटी या जो भी इज वेरी लवली, कोई भी वर्ड लगाना चाहे लगा ले इसके साथ जो है. तो बिल्लियाँ 3-4 हैं, कोई टेबल के पीछे है, कोई लाउंज में खड़ी है, कोई कहीं है. आपने बताना है कि वो जो टेबल वाली पीछे वाली है ना, वो बहुत शरारती है. इट बिलोंग्स टू मी भी लिख सकते हो, कोई भी लफ्ज़ लगाना चाहे लगा सकते हैं. तो कहता है तेरी बिल्ली कौन सी है? वो जो टेबल के पीछे बैठी हुई है. द कैट बिहाइंड द टेबल. तो बिहाइंड द टेबल क्या हुआ? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. प्रीपोजिशन फ्रेज बस एडजेक्टिव का काम कर रहा है. जी बेटा आपको समझ आई इस प्रीपोजिशन फ्रेज जो बताओ एडजेक्टिव का काम कर रहा है? कुछ आइडिया आया है? ठीक हो गया. अब मैं इसके ये फ्लैश ले लें, फिर मैं बता रहा एडवर्ब इसको समझाना है मैंने आपको कि एडवर्ब का काम कैसा करती है, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ रही जगह भी जरा काम है. ले अब ये मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब काम कर रहा है ये बताओ एडवर्ब कैसे काम करता है. तो बहुत ज़्यादा आसान है. कैसे? फिक्र है कि ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है. कहाँ बैठा हुआ है? ये सिटिंग इन द रूम. तकरीबन बट ठीक है. बेटा 1 मिनट पढ़ा ऐसे मैं जल्दी जरा समझाना चाहता हूँ. ही इज सिटिंग इन द रूम. सिटिंग बैठा हुआ है. कहाँ बैठा हुआ है? इन द रूम बैठा हुआ है. तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज बतौर एडवर्ब का काम कर रहा है. बता दो, आगे क्लास नहीं होगी. बता दो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो ये 1 मिनट तक से भी कुछ टाइम रह गया, मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर कट भी जाए तो उसमें आपको फिर परेशान नहीं होना. तकरीबन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने लेक्चर को वाइड अप करूँ. तो ये एडवर्ब हो गया वो यहाँ. और अमूमन ये होता है कि प्रीपोजिशन फ्रेज जब एडवर्ब का काम करता है तो अमूमन एडवर्ब प्लेस को बन जाया करती है. ये सिटिंग बैठा हुआ. कहाँ बैठा हुआ है? कमरे में बैठा हुआ है. ही इज रीडिंग. वेयर इज रीडिंग? ही इज रीडिंग इन द क्लासरूम. इन द क्लासरूम. क्लासरूम नाउन, उसके साथ इन लगा दिया, इन द क्लासरूम बन गया, प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया और एडवर्ब का काम कर रहा है कि ही इज रीडिंग इन द क्लासरूम. तो अब जब नाउन के साथ आप प्रीपोजिशन दे देते हैं तो उससे NOUN, हाँ ठीक है, उसके साथ जो है तो ये 2 काम कर रहा होता है. अब बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये बन भी जाता है, प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है. तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है. ये बहुत अहम टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया. खत्म हो गया.